नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज पर और मैं आपके साथ मोहम्मद गुलरेज। और वक्त हो चुका है हमारी खास डिबेट प्रचंड आरंभ का। उत्तर प्रदेश की सियासत में पिछले 9 सालों से भगवा परचम लहरा रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी ने 2017 और 2022 में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर एक नया इतिहास रच दिया। लेकिन इतनी प्रचंड लहर के बावजूद यूपी के सियासी नक्शे पर कुछ ऐसे अवैध किले हैं जो आज भी बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। हम बात कर रहे हैं यूपी के उन 60 से 61 विधानसभा सीटों की जहां बीजेपी का कमल आज तक नहीं खिल पाया या फिर दशकों से पार्टी को यहां सिर्फ हार का सामना करना पड़ा। ये वो सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी, सपा, बसपा और कांग्रेस का बरसों से दबदबा कायम है। लेकिन अब बीजेपी आलाकमान ने इस कठिन सीटों को फतेह करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है जिसे नाम दिया है मिशन 60। और इस मिशन 60 के जरिए बीजेपी उन इलाकों में सेंध लगाने की तैयारी में है और जिन्हें अब विपक्ष का अवैध दुर्ग माना जाता है। पार्टी ने इसके लिए अपनी और सबसे अनुभवी और दिग्गज रणनीतिकारों की फौज तैयार कर दी है और योगी शाह की फौज ने एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसका मकसद केवल इन सीटों पर जीत दर्ज करना नहीं बल्कि विपक्ष के सबसे मजबूत गढ़ों को ढहाकर अपनी सत्ता को और अधिक अवैध बनाना है। और क्या बीजेपी का यह गुप्त और अचूक मिशन मिशन 60 अखिलेश यादव और कांग्रेस के मजबूत किलों को ध्वस्त कर पाएगा? क्या 2027 की राह आसान करने के लिए क्या बीजेपी यहां सेंध लगा पाएगी? अब निगाहें इन्हीं 60 सीटों पर टिकी हैं क्योंकि अगर बीजेपी यहां कामयाब होती है तो यूपी की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल सकता है कि क्या सपा और कांग्रेस अपने गढ़ में इनको सेंधमारी करने देंगे। अगर सेंधमारी में बीजेपी सफल हो जाती है तो वास्तव में यूपी के लिए ही नहीं बल्कि 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए भी यह रास्ता आसान हो जाएगा। और अब देखना यह होगा कि बीजेपी का मिशन कितना सफल हो पाएगा। साठ के जरिए लगातार बीजेपी इस मुहिम में है कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव है प्रचंड जीत के साथ साथ ही और उन सीटों पर जहां सपा, बसपा और कांग्रेस का दबदबा है वो 60 सीटें उन पर भी सेंधमारी की जा सके। तो इस कोशिश में है बीजेपी लगातार और इसीलिए अपने पार्टी के बड़े बड़े रणनीतिकार को इन सीटों की सेंधमारी के लिए एक रणनीति तैयार की कोशिश है और इस मिशन का नाम रखा है मिशन 60 यानी कि मिशन 60। और 60 वो सीटें जहां सपा, बसपा और कांग्रेस का दबदबा रहता है। हालांकि 2017 और 2022 में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की थी लेकिन उसके बावजूद भी यहां जो सीटें हैं, जो 60 सीटें हैं, उन 60 सीटों पर कुछ नहीं हुआ। यहां पर बसपा, कांग्रेस और सपा का दबदबा रहा। क्या अब सवाल ये उठता है कि 2027 में बीजेपी इन सीटों पर अपना परचम लहरा पाएगी? क्या बीजेपी मिशन 60 के जरिए इन 60 सीटों पर सेंधमारी कर पाएगी? और सवाल ये कि क्या सपा अपना वर्चस्व कायम रख पाएगी इन सीटों पर? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। क्या योगी का जादू इन 60 सीटों पर चल पाएगा? क्या मोदी का चेहरे का फैक्टर क्या इन सीटों पर कुछ दिखाई देगा? क्या अमित शाह की रणनीति इस मिशन 60 पर कामयाब हो पाएगी? ये बहुत सारे सवाल हैं। और जिस तरह से प्रचंड जीत बीजेपी ने यूपी में 2017 में की और उसके बाद में 2022 में की, अब 2027 में भी क्या बीजेपी इसी तरह की प्रचंड जीत के साथ मिशन 60 को लेकर उन 60 सीटों पर भी सेंधमारी कर पाएगी? क्योंकि बहुत बड़ा सवाल उठता है।
अब सवाल ये कि क्या अमित शाह की रणनीति इन 60 सीटों पर काम कर पाएगी? क्या बीजेपी के कद्दावर नेता अपने जादू से इन 60 सीटों पर सेंधमारी कर पाएंगे? क्या अपने वक्तव्य का जादू इन सीटों पर चला पाएंगे, या फिर वही पुरानी रियासत और पुरानी परंपरा के तौर पर सपा, बसपा और कांग्रेस अपना दबदबा कायम रखेगी? क्या योगी का बुलडोजर का असर यहां देखने को मिलेगा? क्या योगी की गुंडा राज के खिलाफ जो नीति है उसका असर कुछ यहां होगा इन 60 सीटों पर? क्या लोग यहां के अमन, चैन और सुकून को वोट देंगे? बहुत बड़े सवाल उठते हैं। तो यहां आखिर ऐसा क्या है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जादू यहां काम नहीं कर पाता? क्या ये वो सीटें हैं जहां पर सपा का पुराना वर्चस्व रहा है? अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव, उनका दबदबा रहा है। बड़ा सवाल ये कि उनकी वक्त में जो जिस तरह की राजनीति थी, क्या अब भी लोगों के जहन में वही राजनीति है? क्या वही मेंटलिटी है अभी भी कि लोग ये चाहते हैं कि जो उस दौर में रहा, जिस तरह का उस दौर में राज रहा, उसी दौर को रहे? क्या योगी का जादू यहाँ चलना विफल हो जाता है? ये कई सवाल उठते हैं। उन सीटों में अम्बेडकर नगर की है अकबरपुर विधानसभा सीट, यहाँ पर बीजेपी का जादू नहीं चलता। और आजमगढ़ की अगर बात करें, नजीबाबाद, आजमगढ़ सदर, अतरौलिया, मुबारकपुर और गोपालपुर विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी का कुछ असर नहीं होता। यहाँ पर अमित शाह की रणनीति काम नहीं करती, यहाँ मोदी का चेहरा काम नहीं करता। यहाँ पर चलता है तो सिर्फ और सिर्फ सपा और बसपा और कांग्रेस का राज, और अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव का रेड पैट जो उनके वक्त में कमाई हुई थी। और रायबरेली, हरचंदपुर, ऊंचाहार विधानसभा सीट, यहाँ पर दबदबा सपा का रहता है, अक्सर देखा गया है। और कानपुर, सीसामऊ विधानसभा सीट, इरफान सोलंकी, आप बखूबी जानते होंगे। सीसामऊ से इरफान सोलंकी यानी कि सपा का दबदबा रहता है। और ये उस दौर के हैं जब उनके मुलायम सिंह यादव के दौर से रहे हैं, और ये जब भी उनके साथ जुड़े और अभी भी सपा में ही जुड़े हैं। कई मुश्किलें सामने आई मगर उन्होंने हार नहीं मानी। वो सपा में थे, सपा में हैं और सपा में ये कहते हैं कि हम सपा में रहेंगे। अब बात करते हैं प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ की रामपुर खास और कुंडा विधानसभा सीट, यहाँ पर सपा, बसपा, कांग्रेस का दबदबा रहता है। यहाँ पर भी बीजेपी का कोई परचम नहीं है और न वर्चस्व यहाँ पर है, और न बीजेपी यहाँ पर अपना खाता खोल पाती है। और इसी तरह इटावा, जसवंत नगर विधानसभा सीट, सपा का सबसे मजबूत गढ़। जसवंत नगर वो सीट है जहां मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव ने पहला चुनाव लड़ा था, और ये वो सीट है। आप सोचिए, मुलायम सिंह यादव जब यंग एज में थे, पहली बार चुनाव लड़ा तो जसवंत नगर विधानसभा सीट से लड़ा, और वहां से मुख्य विधायक बनने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा, और उसी कुर्सी से शुरुआत की उन्होंने राजनीतिक कैरियर की। और आज देश दुनिया में समाजवादी पार्टी को लोग जानते हैं, पहचानते हैं। तो ये वो सीट है जहां से मुलायम सिंह यादव ने अपनी पहचान बनाई, अपनी विचारधारा देश में लहराई, समाजवादी पार्टी की विचारधारा देश में लहराई, और देश के कई पदों पर पहुंचे। रक्षा मंत्री रहे। ये वही मुलायम सिंह हैं जिन्होंने फौजियों के शव डेथ होने के बाद, शहीद होने के बाद, हमारे देश के फौजी, उनकी बॉडियां घर पर नहीं आती। मुलायम सिंह यादव ने ही ये कानून चलाया कि उनकी बॉडी घर पर आएगी। तो पहली बार देश में जब हुआ, जो आर्मी, जो हमारे देश के जवान हैं, जो बॉर्डर पर शहीद हो जाते हैं, उनकी बॉडियां नहीं आती थी। और उस दौर में रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव थे, और उन्होंने ये निर्णय लिया कि जो भी शहीद होगा उसकी बॉडी बाकायदा घर पर आएगी अंतिम संस्कार के लिए। और यही वो सीट है जसवंत नगर, जहां से वो पहली बार विधायक बने, और विधायक बनने के बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री
की कुर्सी का रुख किया और मुख्यमंत्री बने भी, कई बार मुख्यमंत्री बने। तो ये उनका ऐसा किला है कि बीजेपी कितने भी रणनीतिकार हों, कितने भी बड़े बड़े कद्दावर नेता हो, जसवंत नगर की सीट टस से मस नहीं हो सकती। पुरानी सीट है, पारंपरिक सीट है, पूर्वजों की सीट है, इस तरह की सीट उनकी ये है जसवंत नगर। और अब बात जौनपुर मल्हनी विधानसभा सीट, जो पहले रानी विधानसभा नीट सीट के नाम से जानी जाती थी। यहां भी कभी बीजेपी की जीत नहीं हुई, यहां भी लगातार बीजेपी हारी। बीजेपी कितनी भी प्रचंड जीत हासिल कर ली, लेकिन मल्हनी विधानसभा सीट जीत नहीं सकी। और इसी तरह से अकबरपुर की, अंबेडकर नगर की अकबरपुर सीट है। साल 2017 में यहां से बसपा का और 14,013 वोटों से जीत हुई थी। और 2022 में बीजेपी उम्मीदवार सपा प्रत्याशी के करीब 66% वोटरों के अंतराल से, यानी कि 12,336 वोटों से हार गए थे। और अब आजमगढ़ की नजीबाबाद की सीट, यहां सपा का सबसे अवैध किला माना जाता है, गढ़ माना जाता है। और 2022 में बीजेपी उम्मीदवार दूसरे नंबर पर तो रहे, लेकिन हार का अंतर 34,187 वोटों का रहा, यानी कि 34,000 वोटों का। बीजेपी के जो नेता थे वो दूसरे नंबर पर तो रहे, लेकिन उनका जो आंकड़ा था हार जितनी नंबरों से, 34,187 वोटों से वो हारे। और ऊंचा हार रायबरेली ये पिछले चुनाव में सपा के मनोज कुमार पांडे यहां से 6,621 वोटों से जीते थे। और हालांकि अब समीकरण बदल चुके हैं। मनोज पांडे पाला बदलकर बीजेपी में जा चुके हैं। और योगी सरकार में इस बार जो कैबिनेट विस्तार हुआ, आपने देखा कि 7 मंत्रियों को जगह मिली, जिसमें कि 5 नए चेहरे थे और 2 की पदोन्नति थी। उन 5 में से इनका भी नाम शामिल था, मनोज कुमार पांडे का। तो जो कि ऊंचाहार रायबरेली से सपा के प्रत्याशी के तौर पर लड़े और अब वो बीजेपी पार्टी बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए। अब सवाल ये कि उन्होंने सत्ता के लालच में और मंत्रालय के लालच में पार्टी तो चेंज कर ली, क्या अब 2027 में वो अपनी सीट बचा पाएंगे? क्योंकि वहां पर सपा का दबदबा है और सपा से तो उन्होंने गद्दारी कर दी, क्योंकि सपा से जीतने के बाद वो बीजेपी में चले गए। उन्हें लगा कि सत्ता का मजा लिया जाए। और इसी पर करेंगे आज चर्चा में कुछ मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए, उनका मैं तारुफ आपसे कराता हूं। प्रदीप भटनागर हैं, नेता बीजेपी हैं, और अनूप वर्मा है, नेता कांग्रेस हैं, और साथ ही साथ हमारे अरशद आबिद हैं जो कि सपा नेता हैं, और जॉनी आर्य राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रचंड आरंभ में और ये खास हमारी डिबेट में। और सबसे पहला मेरा सवाल प्रदीप भटनागर जी आपसे, आप किस तरह से इसको देखते हैं जो मिशन 60 रखा है बीजेपी ने? 2017 में प्रचंड जीत के साथ में बीजेपी जीती और 2022 में भी बीजेपी प्रचंड जीत के साथ में सत्ता में आई, लेकिन जो 60 सीटें हैं वहां कुछ असर दिखाई नहीं दिया। वहां पर बीजेपी के जो भी कद्दावर नेता हैं उनकी रणनीति काम नहीं आई। और लोग कभी भी चीजें दिखाई देती नहीं जी। जिन पार्टियों ने लालच और लोभ दिया था, जिनको आज पीडीए और जिनको अपना राजनीतिक मोहरा बना के राजनीति करना चाहते हैं, सत्ता के गलियारियों में एक कुर्सी में बैठना चाहते हैं झूठ बोल के, उन्होंने वही काम करा था उस समय कि लोगों को डराने का और धमकाने का काम कर रहा था। किस तरह गरीबों के साथ छलावा इन्होंने करा वो पता है सब। अभी चुनाव जब होगा 2027 के अंदर पता लग जाएगा कि झूठ सच क्या होता है, किस तरह छलावा करके आपने 110 सीटें से 100 से ऊपर सीटें आप ले आए, पता लगेगा। लोकसभा के अंदर भी जिस प्रकार से इन्होंने जीत के लिए झूठ का सहारा लिया मगर कामयाब नहीं हो पाए, मगर वो आज जनता पूछती ना, आज बताए कम से कम इनके एमएलए वो 8,500 रुपए लेने के लिए हर विधायक के घर बैठे थे, एक हर सांसद के घर बैठे थे। अखिलेश जी घर भी बहुत लंबी लाइन लगी थी कि आपने हमसे वादा किया था 8,500 रुपए का दीजिए हमारे को। तो अखिलेश जी क्या करा,
आदरणीय अखिलेश जी दिल्ली भाग गए, एक रणछोड़ हो गए उत्तर प्रदेश। हम्म। जनता की यही, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश रहे आदरणीय अखिलेश जी, यही उनकी रणनीति थी कि किस तरह से कि राजनीतिक और राजभोग लेने के लिए उत्तर प्रदेश में नहीं मिला तो दिल्ली भाग गए, क्योंकि राजशाही चाहिए था। इसलिए जो इन्हें जनता से मतलब नहीं है, उन्हें मतलब है बुलेट प्रूफ गाड़ी, उन्हें मतलब है ब्लैक कैट कमांडो, उन्हें अच्छा मतलब है प्रदीप जी, सरकारी मैंने सवाल आवास, पूछा था बहुत कि बड़ा जिस तरह से, उनको मतलब है। प्रदीप जी सवाल ये था कि जिस तरह से योगी फैक्टर है और मोदी फैक्टर है वो काम आ जाता है। पश्चिम बंगाल में भी हमने देखा किस तरह से प्रचंड जीत हासिल की। इन सीटों पे ऐसा क्या है कि यहां पर बीजेपी का जादू चल नहीं पाता? बिल्कुल आदरणीय कुरैशी जी, मैं बताऊं आपको, हम्म। देखिए जादू की बात नहीं है। आप अपनी बात जनता के बीच में रख सकते हैं। हम्म। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने 54 सभाएं करी पश्चिम बंगाल के अंदर, और 54 में से 48 सीटें जीते। हम्म। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और खासकर उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के सुन रहे हैं उनके लिए, कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश 54 में से 48 सीट जहां बैठे और उसे जिता के लाए, बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम्म। जहां, क्योंकि वहां झूठ फरेब नहीं चला, वहां पीड़ित और बहुत पीड़ा में थे, जो चीजें देखी। रही उत्तर प्रदेश की बात, उत्तर प्रदेश के अंदर जीरो टॉलरेंस को लेकर देखिए हमने जो बात काम किया वो सबको पता है। हमें हर वर्ग, हर हर घर तक विकास की जो पहुंचाने काम करने हैं, उन चीजों में काम किया। आज उत्तर प्रदेश अगर पूरे विश्व के अंदर और अगर पूरे देश के अंदर जितने भी सरकार चल रही सबसे नंबर 1 है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिनकी सारी जगह जितने भी डाटा आता थे तो सबसे पीछे, और क्राइम हर जगह दिखाई देता था। आज उत्तर प्रदेश एक वो मिसाल है कि पूरा देश, पूरी दुनिया देखती है। और इसका सबसे बड़ा मिसाल बिना महाकुंभ, जिसमें 60 करोड़ से ऊपर लोग इस देश और दुनिया के लोग आए पहली चीज। इस भारत के अंदर ही एक उत्तर प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा, सब राज्यों से सबसे ज्यादा हाईवे बने हुए हैं। यही उत्तर प्रदेश है जो अपनी गणित और अपनी गणना बताती है। इस 2,19,000 उत्तर प्रदेश पुलिस ने भर्ती दी है और 9 लाख विभिन्न रोजगारों में भर्ती, सरकारी नौकरी भर्ती दी। उपलब्धि बताती है, ये उपलब्धि बताती है जो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जो चीनी मिलें बेच के चली गई अरबों खरबों रुपए की, जो शराब सरकार चलाया करते थे, उनको दूर करके दिखाया कि किस तरह दोबारा उन्हें जीवित करके उन चीनी मिलों को चलाया गया। अच्छा प्रदीप जी, इसका असर इन सीटों पर क्यों नहीं दिखाई देता? साफ तौर पर काम हो रहा है, आप जो बता रहे हैं वो काम हो रहा है, तो इसका असर इन 60 सीटों पर क्यों नहीं दिखाई देता? बिल्कुल, आपने जिन 60 सीटों की बात करी उसमें अधिक से अधिक सीटें जो है मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्रों की हैं, चाहे वो सहारनपुर हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे बहराइच हो, काफी जगह जो आपने बताया, क्योंकि उसके अंदर डराया गया। जसवंत नगर तो मुस्लिम सीट नहीं है। जसवंत नगर की अगर हम बात करें मैंने बताया तो वो तो नहीं है। अगर जौनपुर की मल्हानी सीट की अगर बात करें वो भी नहीं है, और इस तरह की कई सारी सीटें। बिल्कुल, देखिए मैंने, आदरणीय कुर्सी साहब, मैंने एक चीज आपको शुरू में बताई कि किस प्रकार से इन्होंने 8,500 रुपए का लोभ दिया। दूसरी चीज, इन्होंने किस प्रकार से क्या कहा मुस्लिम समुदाय को कि भाई ये तो देश का कानून खत्म करने के लिए आए हैं, ये तो सीए ला के सारे मुसलमानों को भगा देंगे, ये वो कर देंगे, ये कर देंगे। इन्होंने बहुत मुस्लिम समुदाय को इन्होंने डराया, मगर हम लोगों ने उनको उन भाग्यताओं से, उन चीजों से दूर नहीं करा जो विकास की प्रथम पंक्ति में उनको मिलना था। चाहे वो इज्जत घर हो, टॉयलेट हो, चाहे छत हो, चाहे पानी की टंकी हो, या चाहे स्वच्छ जल हो, या कोई भी चीज हो, या सड़क हो, हर चीज के बारे में। आज रात को जो है हमारे गांव के अंदर भी चौराहे पे एलईडी लाइट और बल्ब जलते हैं रोशनी के लिए। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां लाइट पूरे दिन नहीं हुआ करती थी। आज मेरी बहन बेटियां दिन में ही पंखे में बैठती है उत्तर प्रदेश के अंदर। जी बिल्कुल, हमारे साथ में कांग्रेस नेता भी हैं अनूप वर्मा जी। अनूप वर्मा जी, आप किस तरह से देखते हैं? 2027 विधानसभा चुनाव नजदीक है, अब तो बहुत कम ही वक्त बचा है, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं गठबंधन के साथ में ही आप लड़ेंगे, क्योंकि विपक्ष के तौर पर सबसे मजबूत पार्टी तो यूपी के अंदर सपा है, और सपा की जो सीटें हैं, और सपा बसपा और कांग्रेस की 60 सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाई, 2 बार प्रचंड जीत के साथ में हुई है। तो अब इस बार कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप उतरेंगे? देखिए, ऐसा है, मुद्दा है बेरोजगारी का, मुद्दा है कानून व्यवस्था का। आप देख रहे हैं हर तरफ जो है जंगल राज मचा हुआ है, फर्जी इनकाउंटर दिखाए जाते हैं, केवल किसी न किसी तरीके से ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी, योगी की सरकार। और जो जनता से वादे किए उससे पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। और कहीं ना कहीं पे पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक जो है
इसको जो विकास की मुख्य धारा है उससे अपने आप को अछूता मतलब महसूस कर रहा है। कहीं ना कहीं पे उसके आरक्षण भी आपने 69,000 शिक्षकों की भर्ती में देखा होगा कि कहीं ना कहीं पे जो है ओबीसी वर्ग को जो है उसके साथ उसके अधिकारों के साथ उसकी हनन करने का कार्य इस सरकार ने किया, और जिसमें कि मामला बाद में कोर्ट में गया और न्यायालय ने भी उसमें जो है संज्ञान लिया। तो ये किसी न किसी तरीके से जहाँ तक इनका एक रिकॉर्ड है कि पेपर लीक का रिकॉर्ड है, कानून व्यवस्था तो किसी तरीके से मतलब ऐसी स्थिति हो गई कि आम आदमी के अंदर भय है, और केवल ध्रुवीकरण की ओर मुख्यमंत्री सभी के हैं, लेकिन उनकी जो भाषा शैली है वो हमेशा संप्रदायवाद की रही। कहीं ना कहीं वो मतलब लोगों को बांटने का कार्य करते हैं, जबकि कभी भी कोई भी देश कोई भी प्रदेश जब तरक्की की रास्ते पे होता है तो उसमें सबकी भूमिका, सभी उसके निवासियों की भूमिका, चाहे वो किसी जाति धर्म से बिलोंग करता हो, सबकी भूमिका होती है, तभी जो है विकास के पथ पर मतलब जो है कोई भी प्रदेश चल पाता है। उत्तर प्रदेश के युवाओं ने पूरे अपने आप को छला हुआ महसूस किया, और खास करके युवा और जो जनरेशन अच्छा अनूप जी, अगर आप इस तरह से कह रहे हैं कि युवा ठगा महसूस कर रहे हैं, तो फिर दोबारा सरकार कैसे आ गई 2022 में? देखिए ऐसा है कि दोबारा देखिए कहीं ना कहीं पे लोगों को गुमराह किया गया, लेकिन दोबारा में आप देखेंगे मैंडेट में गिरावट हुई। अभी आपने लोकसभा चुनाव के दौरान देख लिया, इनका पूरी तरीके से सफाया उत्तर प्रदेश। पूछिए कि कांग्रेस सीटें कितनी है? आप उत्तर मैं वो भी पूछूंगा, वन बाय वन सबसे मैं पूछूंगा। 2022 में कांग्रेस सरकार में कांग्रेस कितनी सीटें जीती उत्तर प्रदेश? 2024 में उसी उत्तर प्रदेश में ये आधी से अधिक सीटें हार जाते हैं। आपके सामने रिजल्ट है। कांग्रेस कितनी सीटों पे आती है लोकसभा में? और विधानसभा में कितनी सीटों पे आती है कांग्रेस? विधानसभा में हम तो 403 सीटों पर भी तैयारी कर रहे हैं। आगे देखा जाएगा कि कितनी सीटों पे भी आपके कितने विधायक उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस के? इस टाइम पे तो 2 विधायक हैं हमारे। फिर आपकी औकात 2 की, तो आप फालतू इतना क्यों बोल रहे हैं? आपने क्या करा? आपने जब आपको तो उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको नेगलेक्ट कर रखा है परमानेंटली, और आज से नहीं कर रखा, 30 साल 40 साल से कर रखा है। आप रखते क्या उत्तर प्रदेश में? क्या आपकी भूमिका लोकतंत्र में? आपके पास तो जमीन ही नहीं उत्तर प्रदेश में आपके पास। निर्धारित करती है औकात लोकतंत्र में जनता निर्धारित करती है। का यही जनता जीरो आप ये जनता। प्रदीप जी आपकी बात सबने आपकी बात सबने शांतिपूर्वक तरीके से सुनी। अनूप जी अपनी बात रख रहे हैं तो इंटरप्ट मत करिएगा, सबके पास मैं एक एक करके आऊंगा। जी बताएं। तो देखिए इसमें जनता जो है निर्णय लेगी। जनता इस टाइम पे जनता ने अभी आपको उत्तर प्रदेश में दिखा दिया, अभी लोकसभा चुनाव के दौरान कितना बड़ा जनता के अंदर आक्रोश है। और मतलब जो आप संप्रदायवाद पे बांट रहे हो, लोग समझ रहे हैं कि पिछड़े वर्ग के अधिकारों के साथ, दलित के अधिकारों के साथ, युवाओं के अधिकारों के साथ, महिलाओं के अधिकारों के साथ ये कहीं ना कहीं हनन करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और उसको जो है किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश की आवाम बर्दाश्त नहीं करना चाहती। उत्तर प्रदेश की आवाम इनके झूठे वादों से पूरी तरीके से ऊब चुकी है। उत्तर प्रदेश का आवाम जो है, देश का आवाम उत्तर प्रदेश का नाम मुख्य खास तौर से वो महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, और उसने परिवर्तन का मूड बना लिया है और इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और अब ये देखिएगा ये कहाँ से पहुंचे। तेलंगाना में कितनों को रोजगार दिया है? हिमाचल में कितनों को रोजगार दिया है? डीके शिव कुमार ने कितनों को रोजगार दिया है? जरा बताएं अपने राज्य के बारे में कुछ। पहले आप जो है तेलंगाना और उसके ऊपर आप अपना रिपोर्ट कार्ड दीजिए। आपने 2 करोड़ रोजगार देने का प्रधानमंत्री। अरे आप विधानसभा में तो रोजगार की, हम तो सेंट्रल की बात चल रही है ना, उत्तर प्रदेश विधानसभा की बात चल रही है ना। हिमाचल में कुछ दिया नहीं, ना कर्जे दूर करे, ना किसी को जो वादे करके थे पूरे किए। 2013-14 के बाद आज वो प्रधानमंत्री रुपया नहीं रोक पा रहे हैं, रुपए की अर्थव्यवस्था को। जिन लोगों को अपने डाटा नहीं है, लोगों ने अपने राज्य सारे जो कर्जों में डुबो दिए, आज वो यहाँ बैठ के आज जो है दूसरों से मांग रहे हैं। जल्द बताइए अपना। गिरवी रखने का कार्य किया है आम जनमानस। ना तो इनके पास हिमाचल के लिए जवाब है, ना इनके तेलंगाना के लिए जवाब है, ना कर्नाटका के लिए जवाब है। जवाब कहीं का नहीं मिलेगा।
ये तो हर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री लड़ाई लड़ रहे हैं बस। पूरे देश की राज्य के विकास के बारे में बताओ तो बताइए। मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आज क्या हो रहा, आज परिस्थितियां क्या आ गई हैं? आज आपके पास जवाब नहीं है ना हिमाचल के लिए, तभी तितर बितर भाग रहे हैं। राजनीति कहाँ पे है? तेलंगाना के जवाब नहीं है, इसलिए तितर बितर भाग रहे हैं आप। लोगों पे जवाब नहीं होते अपने राज्यों के, वैसे ही भागते हैं तितर बितर। आज 130 डॉलर में पेट्रोल होने के बाद आज 103 रुपए 104 रुपए में पेट्रोल लेने को 111 रुपए। कुरैशी जी वही लोग हैं। अच्छा ठीक है, मैं हमारे साथ में और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं रुक करना चाहूंगा, सपा नेता है हमारे साथ में अरशद आबिद जी। अरशद आबिद जी, आप किस तरह से देखते हैं, क्या 2000 आप लोगों ने जनता को एक बार बेवकूफ बनाया जा सकता है? ठीक है अनूप जी, हमारे साथ में और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, सपा नेता है अरशद आबिद जी। अरशद आबिद जी, आप किस तरह से देखते हैं 2024 में जो हुआ लोकसभा चुनाव में, क्या वो असर दिखाई देगा 2027 के विधानसभा चुनाव में? जी बोलिए। जी, आवाज आ रही मेरी? जी आ रही, बोलिए। 2024 में जिस तरह से सपा का फैक्टर साफ तौर पर दिखाई दिया, तो क्या ये जादू 2027 के विधानसभा चुनाव में चल पाएगा? देखिए ऐसा है, ये भाजपा सरकार जुमलेबाजों की और झूठे लोगों की सरकार, और भाजपा हमेशा विकास की नहीं विनाश की राजनीति करती है। भाजपा धन पे आधारित राजनीति करती है, और समाजवादी पार्टी समाज के जो दबे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, SC ST OBC के लोग हैं, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको साथ लेकर उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार दिलाकर उनको मजबूत बनाने की राजनीति करती है। भाजपा की जहाँ इस देश में सरकारें हैं, अगर आप वहाँ पर खासकर उत्तर प्रदेश में प्राइम ग्राफ को उठाकर देखेंगे तो आप रिकॉर्ड आता है होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसके जो मिनिस्टर हैं अमित शाह जी हैं, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एक रिकॉर्ड कार्ड जारी करती है NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। आप उसको देखें कि आजादी के बाद पहला चुनाव 1942 में हुआ, 1952 में हुआ। उसके बाद अगर आप देखें आज, तो उत्तर प्रदेश में चाहे बलात्कार हो, चाहे मर्डर हो, चाहे लूट हो, चाहे डकैती हो, चाहे अपहरण हो, चोरी हो, चाहे महिलाओं के साथ अपराध नंबर 1 पर है। और आप समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी 2012 से 17 के बीच, तो आप समाजवादी पार्टी की सरकार के दरमियान भी 5 साल का हमारा NCRB का रिपोर्ट आगे देख लीजिए, कितने आगे चले गए हैं। तो ये अपना एक वादा पूरा नहीं करते हैं। पहली बात तो उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से सांप्रदायिक सरकार है, धन पर आधारित ये लोगों को गुमराह करके सरकार बना लेते हैं और फिर उसको महंगाई के दलदल में धकेल कर उनको पीस देते हैं। जनता इनको हटाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। और दूसरी बात ये है, मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश जो है वो देश का सबसे बड़ा राज्य है, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने पहले भी 4 बार सरकारें बनाई हैं। भाजपा को लगातार समाजवादी पार्टी ने हराया है, लेकिन पिछले 2017 से और 2022 के इलेक्शन में इन लोगों ने धर्म की राजनीति करके झूठ बोलकर और जो है नकली राष्ट्रवाद की इन्होंने जो एक मतलब बातें कह कहकर लोगों को गुमराह करके सत्ता हासिल कर ली है। लेकिन जनता कितना परेशान है, महंगाई आसमान छू रही है, अपराध इतना है कि आज तक आजादी के बाद किसी स्टेट में इतना अपराध नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं, रोज रेप हो जाते हैं, गैंगरेप हो जाते हैं, मर्डर हो जाते हैं, बुलंदशहर हो, गाजियाबाद हो, मेरठ हो, नोएडा हो, लखनऊ हो, बाराबंकी हो, खासतौर उत्तर प्रदेश का कमिश्नर ऑफिस वही है, उसके सामने भी महिलाओं का मर्डर हो जाता है, उनके साथ रेप हो जाते हैं, उनकी लाशें मिलती हैं। ये भाजपा की सरकार है, विकास के नाम पर ये विनाश कर रहे हैं। विकास अगर देखना है तो समाजवादी पार्टी की सरकार में देखिए, उत्तर प्रदेश को पहला एलिवेटेड रोड समाजवादी पार्टी की सरकार ने गाजियाबाद में दिया। मेट्रो उत्तर प्रदेश में पहली बार लखनऊ में समाजवादी पार्टी की सरकार लाई। IIT समाजवादी की पार्टी की सरकार लेकर आई। पूरे वर्ल्ड में जहाँ सिर्फ 5 कंट्रियों में लैपटॉप दिए जा रहे थे, समाजवादी पार्टी ने पूरे देश में कहीं किसी पार्टी की सरकार को लैपटॉप नहीं दे रही थी। समाजवादी पार्टी की सरकार ने नौजवानों को लैपटॉप दिए, लड़कियों को साइकिलें दी, कन्या विद्या धन दिया, महिलाओं को साड़ियाँ दी, उनको पेंशन दी, समाजवादी महिला पेंशन दी, किसानों को किसान दुर्घटना बीमा दिया। तो अगर विकास देखना है तो समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यों को देख लीजिए, विनाश देखना है तो भाजपा की सरकार के कार्यों को देख लीजिए। इनके मुख्यमंत्री हो या इनके प्राइम मिनिस्टर हो, उनके होम मिनिस्टर हो, किस तरीके से किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, OBC के लिए, माइनॉरिटी के लिए, जो गरीब तबके के लोग हैं। बार बार किसी को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। आप 2 बार बेवकूफ बनाकर उत्तर प्रदेश की सत्ता में आ चुके हैं, लेकिन आपका ग्राफ बहुत तेजी से घटता जा रहा है। अब आप 2024 का चुनाव देखिए, इन्होंने पूरे देश में ध्रुवीकरण करने की कोशिश की। अयोध्या में प्रधानमंत्री लगातार प्रसिद्ध पड़े रहे, प्राइम मिनिस्टर वहीं रहे, चीफ मिनिस्टर वहीं रहे, वहाँ प्रांत चर्चा समारोह करते रहे, लेकिन अयोध्या की जनता की नाराज थी। वो इनकी सांप्रदायिक राजनीति से कितना परेशान हो गई थी कि 1 लाख वोट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद जी भाजपा के नेता को हराकर MP बन जाते हैं।
उसके बाद ये श्रावस्ती भी हारते हैं, उसके बाद ये जौनपुर हार जाते हैं, सुल्तानपुर हार जाते हैं, ये एटा हार जाते हैं। एटा इतनी मॉडर्न चीज है, एटा कल्याण सिंह जी के बेटे राजीव भैया चुनाव लड़े और 1 लाख से चुनाव हार गए, और हमारे जो चुनाव लड़ रहे थे एक साफ सुथरे क्षेत्र के देवेश शाक्य जी जो दूसरे जिले से आकर चुनाव जीत कर चले गए। तो जनता इनसे इतना परेशान है कि 2024 में इनकी पूरी प्लानिंग थी कि हम 70 सीटें जीत कर जाए 2024 में, लेकिन जनता ने इनको सांप्रदायिक एजेंडों को इनसे मतलब धूल चटा दी, मुखी खानी पड़ी, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस को 43 सीटें दी। और आप देखिए हम 68 सीटें। ठीक है अर्शद जी, हमारे साथ में और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। जॉनी आर्य हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। अगर उत्तर प्रदेश में 2024 में इलेक्शन कमीशन एक बेईमान संस्था है जो भाजपा के एजेंट के रूप में कार्य करता है, उसको राजीव कुमार के चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अब जो है देवेश ज्ञानेश कुमार हैं। अगर निष्पक्ष चुनाव उत्तर प्रदेश में होता, समाजवादी पार्टी 74 सीटें उत्तर प्रदेश में पार्लियामेंट की जीतने जा रही थी। जैसे रामपुर में हमारे प्रत्याशी फूलपुर में हमारे प्रत्याशी अमरनाथ मौर्य को 545 वोट से 4 बार डीएमए रिकाउंटिंग करके हराया। फरुखाबाद में हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नवल किशोर साक्य को 6 बार रिकाउंटिंग करके डीएमए। अर्शद जी, अभी हम और लंबा चलेगी हमारी डिबेट, और मैं एक करके सबसे सवाल लेता हूँ। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जॉनी आर्य हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। जॉनी आर्य जी, आप किस तरह से देखते हैं? दावेदारी तो चलती रहेगी, बीजेपी कहेगी हमारी सरकार बनने वाली, कांग्रेस और सपा कहेगी हमारी सरकार बनने वाली, और आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी जारी रहेगा। अगर ज़मीनी हकीकत की अगर बात की जाए तो क्या 2024 में जो हुआ यूपी में, जिस तरह से सपा का जो फैक्टर दिखाई दिया और कांग्रेस के साथ में, तो क्या वो 2027 में दोहराया जा सकता है? हो सकता है ऐसा? देखिए, उत्तर प्रदेश में 2 मुख्य पार्टी है आज के तौर पे, एक बीजेपी है, एक समाजवादी पार्टी है। बिल्कुल। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि बलात्कार बढ़ गए हैं। बात बहुत सही है कि बलात्कार समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में भी बहुत सारे हो रहे थे, और वहां के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने कहा था लड़कों से गलती हो जाती है। तो बलात्कार तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने बढ़ाया, उनके नेताओं ने, उनके मुखिया ने बढ़ाया। अपराध की बात करते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, अपराध चरम सीमा पे था, भूमाफिया थे, व्यापारियों से रंगदारी लिया जाता था, क्राइम चरम सीमा पे था। एक से एक माफिया समाजवादी पार्टी ने अपने नेताओं के द्वारा, मुखियाओं के द्वारा अपने बदमाशों को, गुंडाओं को पाल के रखा हुआ था। उसी के कारण 10 साल से बीजेपी की सरकार वहां पे बना रही है। अगर समाजवादी पार्टी ने काम किया होता, क्राइम कम किया होता, बलात्कार कम की होती, उस पर कार्रवाई की होती, तो बीजेपी 10 साल से वहां पे सत्ता में नहीं रहती। अब भारतीय जनता पार्टी एक काम तो की है कि क्राइम को, समाजवादी की पार्टी की तुलना में क्राइम कम हो रहा है, रंगदारी कम हो रही है, भू माफियाएं कम हो रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हो रहा है। रही विकास की बात, तो विकास के नाम पे जितना भारतीय जनता पार्टी ने कहा था 100% में मेरे ख्याल से 40 से 50% ही विकास के नाम पे कार्य कर पाई है। और जब 2027 का जब चुनाव होगा, तो जो 2 मुख्य पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, जब दोनों में जनता तुलना करेगी, तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि देखें कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से बहुत बेटर है, और उनके पास कोई तीसरा विकल्प नहीं होगा वहां की जनता के पास। तो मुझे लगता है कि फिर से 2027 में भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार बनाएगी। तो यहां पर क्या है कि और हम जब चर्चा करते हैं किसी भी चीज पे जॉनी जी, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अपना ओपिनियन रखें, हमें उसके हिसाब से नापतोल करना होती है कि जनता में क्या कुछ माहौल है, क्या जनता क्या चाहती है। अगर बात की जाए 2017 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी बीजेपी की, और उसके बाद में 2017 के बाद में 2019 में लोकसभा चुनाव हुए, तब भी एक अच्छा प्रचंड रहा, लोकसभा की 28 सीटें निकली, और फिर उसके बाद में 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ, तब भी एक अच्छा माहौल था। अब उसके बाद में 2024 में लोकसभा की जब सीटें निकली, तब कहीं ना कहीं ये लगा कि हाँ बीजेपी अब यहाँ पर अपना वर्चस्व जो है कम हो गया बीजेपी का। साफ तौर पर सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाता है, ये तो लोकसभा चुनाव है, अगर कोई पंचायत चुनाव होते हैं या नगर निगम के चुनाव होते हैं तो, और उसके बाद में विधानसभा के चुनाव नजदीक आ जाते हैं, तो साफ तौर पर राजनीतिक विश्लेषण और राजनीतिक पार्टियां ये मान के चलती हैं कि अब पब्लिक के बीच हमारा माहौल अच्छा है। अगर उसकी तुलना की जाए, 2024 की तुलना की जाए, तो 2027 की अगर बात की जाए, तो उस हिसाब से देखो तो सपा का बहुमत ज्यादा बनता नजर आता है। आपका बात बिल्कुल सही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी लोकसभा में मजबूत थी,
लेकिन उसका एक रीजन भी था कि बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का आपसी मतभेद था हमारे योगी आदित्यनाथ जी को लेकर, और दूसरा मतभेद था आरएसएस को लेकर। आरएसएस लोकसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा में आरएसएस पूरी तत्परता के साथ कार्य नहीं कर रही थी, क्योंकि आरएसएस को भी भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार कर दिया था नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जोड़ी ने। उनको ये लगा था कि नरेंद्र मोदी के नाम पे हम यूपी जीत जाएंगे, हमें किसी आरएसएस की जरूरत नहीं है, हमें योगी आदित्यनाथ की जरूरत नहीं है। इसका खामियाजा उनको लोकसभा चुनाव में चुकाना पड़ा, और शायद वो समझ गए हैं कि योगी आदित्यनाथ को किनार करते हुए अगर हम यूपी में कोई भी चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा और विधानसभा, तो वहां पे हमको मुंह खानी पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी को वहां पे लॉस होगा। और आरएसएस का संगठन इतना बड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन इतने मजबूत हैं, शायद किसी पार्टी नहीं है। उस गलती को फिर से ना दोहराते हुए भारतीय जनता पार्टी 2037 विधानसभा में आरएसएस का पूरा सहयोग लेगी, योगी आदित्यनाथ को फेस को फ्रंट पे रखेगी, नरेंद्र मोदी को फेस को फ्रंट पे रखेगी। आपसी जो गुटबाजी थी, इस बार वो गुटबाजी खत्म होगी, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आज के डेट में समाजवादी पार्टी से ऊपर है। जनता को भी ये लग रहा है कि अगर फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, तो जैसे भूमाफियाओं का क्राइम था, आतंक था, हर दिन दहाड़े मर्डर होते थे, बलात्कार होते थे, वो समाजवादी पार्टी में भी होते थे। तो लोग अभी उस चीज को भूले नहीं है। जैसे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के जंगल राज को नहीं भूलते हुए नीतीश कुमार की सरकार को, गठबंधन की सरकार को 20 साल जिताते आ रहे हैं, फिर से राजद की सरकार नहीं बन रही बिहार में, उसी तरह यूपी में भी समाजवादी पार्टी की सरकार, कोई तीसरा विकल्प नहीं जनता के पास। तो इन दोनों पार्टियों में जनता को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इन दो पार्टियों में बेटर है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी मजबूत दिखाई दे रही है। अच्छा जॉनी जी, तो जिस तरह से आपने बताया कि लगता है कि इस बार बीजेपी सरकार फिर से बनेगी, कहीं ना कहीं आपके अनुमान के हिसाब से कि लगता है कि बीजेपी की सरकार तो बनेगी, मगर क्या जो 60 सीटें ऐसी हैं जहां बसपा, सपा, कांग्रेस का दबदबा रहता है, तो क्या वहां पर भी बीजेपी का परचम लहराएगा इस बार? देखिए, बीजेपी की यही खासियत है कि बीजेपी जब चुनाव हारती है या जीतती है तो फिर अगले चुनाव के लिए लग जाती है। अभी किसी भी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, अभी पार्टी ने ये एनालिसिस नहीं किया कि हम किस सीट से हार रहे हैं, वहां पे कमियां क्या थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2027 के 1.5 साल पहले ही इन चीजों पे काम करना शुरू कर दिया कि वहां पे हम हारे किससे आ रहे थे, हमारे जो प्रत्याशी थे वो किस जाति के थे, वहां पे जाति की संख्या कितनी थी, उनका बैकग्राउंड क्या था, वहां के कार्यकर्ताओं में क्यों रोष था, इन सब चीजों पे। और जो आरएसएस का जो संगठन है वो घर घर उन 60 सीटों पे लोगों के। बिल्कुल जॉनी जी, और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी हम चर्चा को जारी रखेंगे, आप सब लोग बने रहिए हमारे साथ में, और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और मुद्दा आज का वही जो यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सारी पार्टियों ने कमर कस ली है और अलग अलग विसाता बिछाना शुरू कर दी। और यूपी में इस बार बीजेपी ने मिशन 60 रखा है, यानी कि मिशन 60, और 60 मिशन इसलिए क्योंकि वो 60 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी का खाता नहीं खुलता, बीजेपी का यहाँ वर्चस्व दिखाई नहीं देता। यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो हिंदुत्व की राजनीति है वो काम नहीं करती, यहाँ पर अमित शाह की रणनीति काम नहीं करती, यहाँ पर मोदी का चेहरा और उनके चेहरे का जादू काम नहीं करता। ये वो सीटें हैं जहाँ पर पुश्तैनी, यानी कि मानिएगा कि पुरानी परंपरा रही है यहाँ के लोगों की। मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव, उनके वक्त से लेकर अब तक वहाँ सपा की छवि रही है और बसपा की रही है और कांग्रेस की रही है। तो ये वो सीटें हैं, ये वो किले हैं जिसे बीजेपी हिला नहीं पाई। 2017 में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बनाई और 2022 में भी बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ में अपनी सरकार बनाई, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी यहाँ पर अपना दबदबा कायम नहीं रख सकती, अपना वर्चस्व यहाँ पर लहरा नहीं सकती। और योगी आदित्यनाथ की जो हिंदुत्व की राजनीति रहती है वो यहाँ काम नहीं कर पाई, जिस तरह से उनकी बयानबाजी रहती है वो काम नहीं कर पाई। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सपा, बसपा और कांग्रेस रहती है, जिनमें कुछ सीटें इस तरह से हैं। अम्बेडकर नगर की अकबरपुर विधानसभा सीटें, यहाँ पर बीजेपी का खाता नहीं खुलता है। और अब बात आजमगढ़ के नजीबाबाद, आजमगढ़ सदर और अतरौलिया, मुबारकपुर और गोपालपुर विधानसभा सीटें, यहाँ पर भी बीजेपी का वर्चस्व नहीं रहता। यहाँ पर भी योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्व वाली राजनीति वो काम नहीं करती। यहाँ पर
अमित शाह की रणनीति काम नहीं करती, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की फैक्टर, उनका चेहरे का जो वर्चस्व है वो काम नहीं करता, यहाँ पर बीजेपी की राजनीति काम नहीं करती, यहाँ पर आरएसएस की जिस तरह की विचारधारा है वो काम नहीं करती, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बसपा, सपा और कांग्रेस ही रहती है। अब सवाल ये कि जिस तरह से मिशन 60 रखा है बीजेपी पार्टी ने, तो क्या 2027 में मिशन 60 सक्सेस हो पाएगा, और कितना सक्सेस हो पाएगा ये बड़ा सवाल है। आखिर कितना सक्सेस होगा? क्या योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्व वाली राजनीति वहाँ काम कर पाएगी? क्या रणनीतिकार माने जाते हैं सबसे ज़्यादा कद्दावरों में सबसे बेहतर रणनीतिकार माने जाते हैं अमित शाह, तो क्या उनकी रणनीति यहाँ काम कर पाएगी? और लगातार हमारे सारे मेहमान जुड़े हुए हैं और बीजेपी नेता हैं प्रदीप भटनागर जी। प्रदीप जी, मिशन 60 जो रखा है, क्या क्या इसके पीछे रणनीति है? क्या रणनीति है कि मिशन 60 के पीछे जो 2024 में जो सीटें निकल के आई सपा की, उसका जो जादू है वो कहीं ना कहीं फीका पड़ जाएगा? तो कौन सी ऐसी रणनीति है मिशन 60 की? प्रदीप जी, आवाज आ रही है मेरी? तो लगातार जिस तरह से सारी पार्टियों ने कमर कस ली है और वक्त भी कम बचा है, विधायक भी ज़मीनी स्तर पर रुके हुए हैं, लगे हुए हैं, कोई भी किसी तरह का कार्य होता है तो सबसे पहले विधायक वहाँ पहुँच जाते हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता पहुँच रहे हैं और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता पहुँच रहे हैं, कांग्रेस के पहुँच रहे हैं। आपने देखा होगा सारे नेता अपनी सक्रियता मौजूद दिखा रहे हैं और लगातार बने हुए और क्षेत्रों में लगातार भ्रमण कर रहे हैं। अपनी अपनी पार्टी के नेता सारे लगातार अपने क्षेत्रों में डटे हुए हैं, बने हुए, ताकि किसी भी तरह की कोई भी एक सीट भी हाथ से न निकल पाए। सारी जोर आजमाइश की जा रही है, पूरी ताकत लगाई जा रही है। और इधर अगर बात की जाए तो मात्र 7 महीने बचे हैं और अगले महीने यानी कि अगले साल 2027 में मार्च के समथिंग इलेक्शन होने वाले। अब सवाल ये कि वक्त बहुत कम है और जिस तरह से रणनीति है, तो क्या इन रणनीतियों के लिए वक्त चाहिए? क्या वो वक्त अभी है, या फिर इन रणनीतियों पर शुरू से ही काम करना शुरू कर दिया और गुपचुप तरीके से इन रणनीतियों पर काम किया जा रहा है? तो बड़ा सवाल है। तो क्या यहाँ पर मिशन 60 पर कितना कामयाब हो पाएगी? अब सवाल ये भी कि क्या सपा ने जिस तरह से अपना वर्चस्व कायम रखा 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो क्या बीजेपी का वो वर्चस्व, माफ कीजिएगा, सपा का वो वर्चस्व कायम रहेगा? और लगातार हमारे साथ में सारे मेहमान जुड़े हुए हैं और बीजेपी के नेता हैं प्रदीप भटनागर। प्रदीप जी, मिशन 60 क्या रणनीति इसमें रखी गई है मिशन 60 में, कि कौन सी ऐसी रणनीति है जिसके हिसाब से यहाँ पर 60 जो सीटें हैं, 60 जो सीटें, यहाँ पर बीजेपी अपना परचम लहरा पाएगी? जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरी आवाज आ रही होगी? जी जी। हाँ, देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर जो चुनाव के अगर विषय को लेकर ना हमारे पार्टी कार्यकर्ता बाखूबी लगे रहते हैं और जिन सीटों पे हम हारे हैं उनका मंथन भी किया है और मंथन करके उसका निर्णय भी निकाला है कि हम हारे क्यों और आगे हमें 2027 के चुनाव में उसमें क्या चीजें कमियां हैं उसको दूर करनी है और हमने उस चीजों को दूर करा भी। और चुनाव मोड में उत्तर प्रदेश देखो लगभग तो आ चुका है, जिस प्रकार से मीडिया ने सरगर्मी बढ़ा दी है, क्योंकि अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जाना पड़ेगा, चाहे सत्ता हो या सत्ता पक्ष में रहे हो पीछे, वो भी बताना पड़ेगा जनता को कि आप अगर 2027 में अगर आप चुनाव जीतते तो आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे जनता के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास में आप क्या भागीदारी देंगे। क्योंकि आपको इस समय आपको अपनी रूपरेखा बनानी पड़ेगी और प्रस्तुत करनी पड़ेगी समाज के जनता के आगे। तो ये चीज भारतीय जनता पार्टी ने बाखूबी करके दिखाई दी है। अभी जिस प्रकार से बोल रहे थे आदेश जी की हमने नहीं करा, 60% का काम किया, मगर किया रिपोर्ट कार्ड अगर हमें अगर टीवी में बैठ के एक सज्जन दे रहे हैं तो समझ सकते हैं कि और रिपोर्ट कार्ड भी हमारे को मिलेगा। जो यहाँ लोग बैठ के आज जो चीजें डकैती और अराजकताओं की बता रहे हैं सबको देश को पता है कि कितने सांसद बनाए गुंडे माफिया और किसने उत्तर प्रदेश को चलाते थे। उत्तर प्रदेश थी तो सबको पता है दुनिया को कि शराब माफिया उत्तर प्रदेश को चलाते थे, सबको पता है। अगर अखिलेश यादव जी अगर कहते हैं कि 2017 से पहले से अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी
मेंबर और सॉरी मुख्यमंत्री रहे तो बताइए ना। लोकसभा के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता ने इतना धोया कि एक सांसद नहीं दे पाए। और बहुत मुश्किल से आदरणीय स्वर्गीय श्री अपने मुलायम सिंह यादव जी सांसद बन पाए। बस आदमी को वो अपने गिरहमान में झांक के देखना चाहिए। प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र है, वो सर से धोया था कि केवल एक ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के। वो चीजें बाखूबी पता होना चाहिए। ये वही उत्तर प्रदेश है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया को और मुख्यमंत्री को ऐसा धोया था कि नेता विपक्ष बनने लायक भी बहुमत नहीं था। उपचुनाव में आजमगढ़ से हरा के भेजा था, ये भी पता होना चाहिए। और बड़े बड़े धुरंधर हार गए थे, ये तो झूठ बोल के जनता से आज बैठ गए। वो लगता है वो समय भूल गए अपना। अगर उन्होंने अगर प्रदेश के लिए अच्छा काम किया होता, 11,500 करोड़ के रिबन काट के चले गए थे यहाँ से। पैसा एक नहीं था उत्तर प्रदेश के खजाने के अंदर। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। पूरे इंडस्ट्री एरिया को कभी 10-10 घंटे पूरे दिन लाइट नहीं देते थे, जनरेटर चलते थे। आज जनरेटर इंडस्ट्री में नहीं चलते। आज पूरा उत्तर प्रदेश इंडस्ट्री का सबसे बड़ा देश का हब हो चुका है। अगर इस एशिया के अंदर, एशिया समझिए, इस एशिया के अंदर अगर रेल चलती है, मोनो रेल, तो गाजिया दिल्ली को, मेरे दिल्ली को उत्तर प्रदेश से जोड़ने का काम करती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को। जो एक विख्यात है, जो कभी बता नहीं पाएंगे। अगर एक लखनऊ मेट्रो देने के बाद ये उपलब्धि समझते हैं, हम 4 जगह मेट्रो दे चुके हैं और महानगरों मेट्रो काम चल रहा है। ये उपलब्धि कम नहीं है। हम उत्तर प्रदेश के गाँव को, हम हर उत्तर प्रदेश के हर कस्बे को हम हाईवे से जोड़ चुके हैं। जोड़े नहीं, जोड़ चुके हैं। हम तो डाटा दे रहे हैं। हमने इस सरकार में 9 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी है। 2,19,000 लोगों को दिल्ली उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती दी है। ठीक है, प्रदीप जी, समय का अभाव है, मैं सबसे एक सवाल ले लेता हूं और 2-2 मिनट सबको देता हूं। हाँ प्रदीप जी, सब समय का अभाव है, मैं सबसे 2-2 मिनट सबसे एक सवाल ले लेता हूँ। अनूप वर्मा जी हमारे साथ में, कांग्रेस नेता। अनूप जी, आप किन रणनीतियों पे ये चुनाव लड़ेंगे 2027 का विधानसभा चुनाव? इनकी किताबों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये वादे झूठे और आंकड़े जो है किताबी हैं। ये सारे जो आंकड़े दे रहे हैं वो झूठ है। उत्तर प्रदेश का युवा बेरोजगारी से त्रस्त है। उत्तर प्रदेश की जनता महंगाई से त्रस्त है। अब ये ध्रुवीकरण में प्रदेश की जनता जो है हिंदू मुस्लिम में भटकने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश के आवाम को दिखाई दे रहा है कि हमारे बच्चों को नौकरी कहाँ से मिलेगी, हमारे बच्चों को रोजगार कहाँ से सृजित होगा। और जो भी हाईवेज वगैरह जो बने हैं, डेवलपमेंट हुए हैं, तो उनके ऊपर इतना ज्यादा टोल भी वसूला जा रहा है, वो भी जनता से ही वसूला जा रहा है। बहुत गाढ़ी कमाई जनता को जो है इन सब सुविधाओं के, मतलब जो सुविधाएं जितनी डेवलप की हैं उससे कई गुना ज्यादा जनता का खून चूसा जा रहा है। तो जनता इस बार जो है उत्तर प्रदेश में परिवर्तन का पूरी तरीके से मन बना चुकी है। और आने वाले समय में जनता जो है इस सरकार को, बुलडोजर सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूरी तरीके से मुतमईन है। और कोई तानाशाही नहीं बर्दाश्त होगी। कोई तरीके से, जिस तरीके से जनता को केवल विकास चाहिए, केवल बच्चों की शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, महंगाई से निजात चाहिए। बिल्कुल। और हमारे साथ में और भी हैं, अरशद आबिद जी हैं। अरशद आबिद जी, आप की रणनीति के तहत आप चुनाव में आएंगे? कौन सी ऐसी बातें हैं सपा की जिसको लेकर जनता के बीच में जाएंगे? और 2012 से लेकर 2017 तक सपा की सरकार वहाँ रही, क्या वो विकास कार्यों को लेकर बीच में जाएगी सपा, जनता के बीच में जाएगी, या फिर कुछ नए इरादे भी हैं उनको लेकर सपा बीच में जाएगी लोगों के? देखिए, ये जो विकास की बात कर रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता, 9 लाख लोगों को नौकरी देंगे, 2 लाख लोग नौकरियां नहीं दे पाए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, उसके बाद आगरा में, मेरठ में जब, या बनारस में, झांसी में, सहारनपुर में जब नौजवान नौकरी मांगता है तो पुलिस उसकी टांगे तोड़ देती है, शरीर की हड्डी तोड़ देती है। कई लाख नौजवान घायल पड़े हुए हैं पुलिस की लाठी से। ये जन विरोधी सरकार है। और जब वो अपना अधिकार मानते हैं, चाहे वो लड़कियां हों, लड़के हों, तो बेरोजगार हैं, तो शरीर की हड्डी तोड़ देते हैं, उनके हाथ तोड़ देते हैं, पैर तोड़ देते हैं। ये विकास की बात करते हैं। ये मेट्रो चलाने की बात करते हैं। गुजरात में मेट्रो कहीं नहीं है, मध्य प्रदेश में कहीं नहीं है, मेट्रो छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं है, राजस्थान में कई मेट्रो नहीं चलती। उत्तर प्रदेश में हमने सिखाया मेट्रो कैसे चलाई जाती है। ये करते हैं पुलिस की बात। पुलिस जो है लोगों पर अत्याचार नहीं करिए,
उत्तर प्रदेश में पुलिस इस तरह लोगों पर अत्याचार कर रही है, खासकर पीड़ित के लोगों पर, जो पिछड़ा जन अल्पसंख्यक आदिवासी और आधी आबादी है, कि कितना बड़ा जुल्म करती है पुलिस। इतना अत्याचार कर रहे हैं अधिकारी से, नाम सुनते ही पुलिस का लोग कांप जाते हैं, हाथ चढ़े हो जाता है, और कई हजार लोग पुलिस के दहशत में दम तोड़ चुके हैं। दूसरी बात, पूरी तरीके से जुमलेबाजों की सरकार है, झूठ बोलना, नफरत फैलाना। लेकिन ये कब तक नफरत फैलाएंगे? ये कहते हैं बेरोजगार से कि पकौड़े कर लीजिए, चोरी कर लीजिए। ये कहते हैं समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप दिए हैं कई को नौजवानों को, स्टूडेंट्स को, कई करोड़ छात्राओं को साइकिलें दी हैं। समाजवादी पार्टी ने IIT खोला है, पार्टी ने मेट्रो चला के दी है, किसानों को किसान समृद्धि, किसान दुर्घटना बीमा योजना दी है, महिलाओं को समाजवादी किसान पेंशन दिए, लोहिया गाँव, अम्बेडकर गाँव समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनाई है। तो ये धोखे से छल कपट करके सरकार बनाकर आ जाते हैं और फिर पुलिस के थ्रू और थ्रू जनता पर पूरा जो है उसका अत्याचार करते हैं। आप देखिए पूरे प्रदेश में कई करोड़ लोग बेघर है, किसी मुख्यमंत्री का बुलडोजर। जो पीड़ित के लोग हैं, जो से पिछड़ा है, OBC है, अल्पसंख्यक है, आदि आबादी है, पानी से उनका घर पे चला जाते हैं। ये सरकार कौन चला रहा है? इस सरकार में DGP कौन है? इस सरकार में चीफ सेक्रेटरी कौन है? इस सरकार में सेक्रेटरी कौन है? OBC के है? क्या ये OBC के लोगों को जो IAS है उसको चीफ सेक्रेटरी बना सकते हैं? प्रिंसिपल सेक्रेटरी हम बना सकते हैं? मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी बनाएंगे? कभी नहीं बनाएंगे। क्या ये SC के लोगों को ये DGP बनाएंगे? DGP लोग बनाएंगे? अभी आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में 8 जोन है। बताइए 8 जोन में कौन सा जो SC ST को OBC का DGP बैठा हो? बताइए आप मुझे। बताइए 18 डिवीजन उत्तर प्रदेश में, बताइए मुझे 18 डिवीजन 18 के 18 कौन सा SC ST OBC का लोग बैठा है? तो जनसंख्या कितनी है? 85% लोगों की। राज कौन सा है? कुछ जाति विशेष के लोग। तो पीडीए जो है वो अपने अपमान को भूलने वाला नहीं है। इतनी अपना प्रति बात करें, ये कितना कत्लेआम कराएं, ये कितना ही बम फटवाएं, ये कितना ही फर्जी हमला करवाएं, कितने अंडर करें, पीडीए के लोग इनकी सरकार को, जनता सरकार को हटाने के लिए तैयार बैठे हैं। इनकी जमानतें जब हो जाएंगी, सारी वोट तो पीडीए की है, ताकत पीडीए के पास है। आज के मंत्रिमंडल में देखेंगे OBC के लोग कितने पाल, कितने सेदी, कितने कच्चर, कितने माजी, कितने काची, कितने मिसाल, एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं है। अगर कोई इंडिपेंडेंट चार्ज है तो बड़ा सारा डिपार्टमेंट के पास है, किसी के पास सेक्रेटरी, किसी के पास। ठीक है अर्शद जी, हमारे साथ में और भी मेहमान है, मैं जॉन आर्य जी पास जान जाऊंगा और समय का अभाव है। अब जब हमारी सरकार थी तो हमारी पार्टी सरकार में OBC के लोगों को PWD, इरिगेशन, कोऑपरेटिव, सहकारिता, हेल्थ, बड़े बड़े डिपार्टमेंट दिए जाते थे। ये क्या कहते हैं? झुंझुना। अगर पाल है तो झुंझुना दे दो, पर्यटन अगर कंस्ट्रक्टर में क्या दे दो, मत्स्य दे दो, मत्स्य क्यों दोगा? ठीक है अर्शद जी, हमारे साथ में और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। जॉनी आर्य जी हैं, जॉनी आर्य जी हैं। और जॉनी जी, आप किस तरह से देखते हैं, पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनी और पहली बार सरकार बनने के बाद में और इतनी प्रचंड जीत मिली, क्या इसका असर 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव लड़ेगी अपने मजबूत संगठन के साथ, हिंदू मुसलमान के नाम पे। और बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। और फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती वक्त इस चर्चा के लिए था, उसके लिए और बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।